गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के बाद थोड़ा सा एक दिन का गैप रहा, किसी वजह से हम बिजी रहे। आपके आंसर्स भी हमने शायद वेरीफाई करने में थोड़ा टाइम लगाया, लेकिन आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। टॉपिक है आपके सामने। आई होप आपने एक दिन के गैप में कुछ रिवाइज कर लिया होगा, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं किया होगा आपने एक दिन का, तो कुछ यूटिलाइज किया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। और आज हमारा टॉपिक है, हमने अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते थे। पहला पार्ट हो गया अपना कि हमने करंट के बारे में जाना और काफ़ी सारा डिस्कशन किया, रेजिस्टेंस जानी, रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस, बहुत सी चीज़ें पढ़ी हमने, किरचॉफ लॉ भी पढ़ लिए। अब इन सब चीज़ों को अप्लाई करके हम कुछ मेजरमेंट्स करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकली देखें, हमारे प्रैक्टिकल्स भी इन्हीं से बनते हैं। अब जो पोर्शन मैं करने जा रहा हूँ ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है जो हमें लैब में करना होता है। क्या है, हमें बेसिकली किसी वायर की रेजिस्टेंस को मेजर करना है या फिर किसी सेल के ईएमएफ और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना है। तो ये मेजर करने वाली बात को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स। किस किस की मेजरमेंट बता दी मैंने? जैसे आपको मैं एक पीस दे दूं वायर का, फॉर एग्जांपल मैंने एक हैवेल्स का वायर तोड़ा, आपको पकड़ा दिया, ये वायर है। अब इस वायर की आप रेजिस्टेंस बताइए कितनी होगी। तो वो रेजिस्टेंस मेजर करनी है उस पूरे वायर की, तो वो कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे। अब बात समझ गए होंगे। चलिए, तो इसके लिए कुछ डिवाइसेस बनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, मेजरमेंट करना है तो कुछ डिवाइस कर लगी होगी और उस डिवाइसेस को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो मेजरमेंट डिवाइस है मेरे पास, किन किन को मेजर करना तो पता चल गया, आगे पता चल जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपने सुन रखा होगा, कितने लोगों को याद आ गया इसका नाम? व्हीटस्टोन ब्रिज याद आ गया होगा। कैपेसिटर के केस में मैंने एक कंडीशन बताई थी व्हीटस्टोन ब्रिज की, ऑलमोस्ट वही कंडीशन यहां पर है, बट आज इसको हम प्रूव करेंगे। और आज जब प्रूफ कर लेंगे तब मैं आपको एक टास्क दूंगा जब इसको प्रूव कर लेंगे तब। चलिए, पहले डायग्राम बनाते फिर बताते हैं है क्या। दिख गया होगा। चार रेजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 रेजिस्टर्स हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन है R1 R2 R3 R4। अब एक ब्रिज की फॉर्म में अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट में दो अपोजिट पॉइंट्स दिख रहे हैं, दो पेयर ऑफ अपोजिट पॉइंट्स दिख रहे हैं। मैं बोल सकता हूं, ज्यादा अच्छे से बोलूं तो किन्हीं दो के अपोजिट या किन्हीं एक पेयर में हमने क्या लगा देना है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आप जानते हैं। और किन्हीं दो में एक लगा देनी है बैटरी विद ए की आप जानते हैं स्विच होता है, ऑन ऑफ करने वाला स्विच होता है। ये मैं आपको अभी धीरे धीरे बताते जाऊंगा, धीरे धीरे। ये लगे हैं। इतनी बात आप समझ गए। तो चार रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट है, इन चार में से एक ऐसा है जो अननोन है। इन चार में से कोई एक ऐसा है जो अननोन है। मैंने मान लिया कि R4 जो है वो मेरा अननोन है। अननोन जानते हैं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब मैं आपको धीरे धीरे सारी बात बताते जा रहा हूं कि एक डिवाइस है, उस डिवाइस में ये जो दो रेजिस्टर्स दिख रहे हैं R1 और R3, ये दोनों, ये नाम मैंने रख दिए हैं, ऐसा कोई नाम नहीं है। इसको R2 लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
तो क्या बोला मैंने कि R1 और R3 दो रजिस्टर्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है, फिक्स्ड रजिस्टर्स हैं। ध्यान रखना ये दोनों कैसे हैं, फिक्स्ड हैं। R4 मेरा अननोन है जिसको मुझे फाइंड करना है। R2 एक वो रजिस्टर है जिसको मैं वेरी कर सकता हूं। ये जो एरो लग रहा है किसी रजिस्टर के साथ अगर ये एरो लग जाए इसका मतलब है ये रजिस्टर कैसा है, वेरिएबल। एक सिंबल याद रखना पहले तो, अगर सिंबल याद हो जाएगा तो यहां पर अपने आप याद रहेगा कि ये कैसा रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है। चलिए हटा रहा हूं। यहां तक हमने बात सुन ली है। अब इस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो अब करते क्या है, मुद्दे की बात सुनना। प्रैक्टिकली क्या किया जाता है, इस R2 को, ये एक सेल लगा है, इस R2 को धीरे धीरे वेरी किया जाता है। R2 को धीरे धीरे वेरी किया जाता है, तब तक वेरी किया जाता है जब तक इस गैल्वेनोमीटर की करंट जीरो ना हो जाए, जब तक इस गैल्वेनोमीटर की करंट जीरो ना हो जाए। और जैसे ये करंट जीरो होती है उसी कंडीशन में हम रुक जाते हैं और कह देते हैं कि हमारा ब्रिज अब बैलेंस या बैलेंसिंग कंडीशन में आ चुका है या बैलेंस्ड हो चुका है। लाइन सुनिए आपने, पूरी समरी सुननी है, लिखनी है आपको प्रॉपर वे में। जितनी बातें मैं बोल रहा हूं कि इस ब्रिज में 4 रजिस्टर्स हैं, 4 में से एक वो है जो मुझे फाइंड करना है। मुझे वायर का पीस दिया गया, मैंने उस वायर के पीस को इन 2 पॉइंट्स के बीच में फिक्स कर दिया। ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये ओपन रहते हैं, खाली रहते हैं, यहां पर कुछ नहीं फिट होता है। आपने इन 2 पॉइंट्स के बीच में इसको फिट कर देना है, इस वायर के पीस को। ये 2 फिक्स्ड हैं, इसको वेरी कर सकते हैं। जैसे सर्किट मैंने ऑन किया, सेल लगा लिया, की ऑन कर दी। अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी करूंगा, इसको धीरे धीरे वेरी करूंगा और तब तक वेरी करूंगा जब तक इस मिडिल आर्म में, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर में, करंट जीरो ना हो जाए। जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगी उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन। सुन ली है इतनी बातें। और उस कंडीशन में एक फॉर्मूला बन के आता है जो हमने पढ़ चुके हैं, जिसको हम पिछली बार भी। तो पहले तो इसके वीट स्टोनेज के बारे में 2 लाइन लिख सकते हैं हम लोग। बोले क्या, मैं लिख देता हूं। इट इज ए ब्रिज लाइक अरेंजमेंट of 4 resistors. It is a bridge-like arrangement of 4 resistors, out of which one is unknown. Out of which one is unknown. ये तो हो गया इसका बेसिक छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट। इट इज यूज्ड टू फाइंड दैट अननोन रेजिस्टेंस। इट इज यूज्ड टू फाइंड दैट अननोन रेजिस्टेंस। सुन ली इतनी बात। ये थी इसकी कहानी, छोटी सी बेसिक क्या है इसका। अब एक बात आपको बोल रहा हूं कि ये जो हमने पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें कब हम निकाल सकते, मैंने आपको बताया कि एक बैलेंसिंग कंडीशन बनती है। वो बैलेंसिंग कंडीशन कब आती है, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होता है, 0 होता है। अरे गैल्वेनोमीटर के बारे में नहीं बताया तो देखा जरूर होगा कभी ना कभी, तो ज्यादा अच्छा हमें भी नहीं आता है बनाना, पर उसमें इस तरीके से एक मीटर लगा होता है, यहां पर कुछ मार्किंग रहती है, ये 2 पॉइंट्स रहते हैं और इस मार्किंग के बिल्कुल मिड में 0 लिखा होता है। और निडल हमेशा 0 पर रहती है जब कोई करंट नहीं होती है। जब करंट इसमें आती है तो निडल या तो राइट साइड डिफ्लेक्ट करती है या लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट करती है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट।
डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो हमें ये पता चल जाता है कि करंट की डायरेक्शन अगर एक बार डिफ्लेक्शन इधर है या इधर है, उससे करंट की डायरेक्शन का आइडिया लग जाता है। बहुत सेंसिटिव होता है, इतनी सी करंट आने पर इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, और जनरली ये निडल कहाँ रहती है, जीरो पर। तो यही बोला गया है, यहां पर जी लिखा रहता है। तो ये जब कब ऑपरेट कर रहा है, कब हम निकाल सकते हैं नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो, जीरो हो। इसको हम बोलते हैं जीरो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, नल डिफ्लेक्शन। इसीलिए एक पंच लाइन बन जाती है, व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स इन नल या ऑपरेट्स इन नल डिफ्लेक्शन मेथड। इसका जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, नल डिफ्लेक्शन मेथड है। दिस मेथड of finding resistance is null deflection method। null deflection मतलब zero deflection method। छोटी सी लाइन है, पेपर में पूछ दी जाती है कि कौन सा मेथड है, नल डिफ्लेक्शन मेथड है। अब मैं ये सब कहानी हटा रहा हूं, इसको प्रूफ कर रहे हैं बैलेंसिंग कंडीशन में। आपको लिखना क्या है, जो मैंने वर्किंग बोली है वो सारी वर्किंग आपने लिखनी है। ये मैं यहाँ पर बोल के नहीं लिखा सकता हूँ, आपने प्रॉपर नोट्स खुद से तैयार करने हैं। क्या वर्किंग लिखनी थी, मैंने बोला था कि R2 को वैरी करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होगा, जीरो होगा, और उस जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन। तो मैं लिख दे रहा हूं, बैलेंसिंग कंडीशन when deflection in the galvanometer is zero। जब डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर जीरो होगा तो उसको क्या कहते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन। और उस कंडीशन में क्या होगा, R1 अपॉन R2 किसके इक्वल होगा, R3 अपॉन R4 के इक्वल होगा। ये है बैलेंसिंग कंडीशन थ्योरेटिकली, ये है मैथमेटिकली। अब इस कंडीशन को हमें प्रूफ और करना है, मैं भी प्रूफ कर देता हूं जल्दी से, लेकिन ये पहले आपको याद रखनी है। अब एक और बात सुन लेना, कहीं कहीं बुक्स में ऐसा भी हो सकता है कि R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4 हो, बात आइडेंटिकल है। R2 को इधर भेज देंगे, R3 इधर ले आएंगे, तो बात वही बन जाएगी। चाहे तो इन आर्म्स का रेशियो या फिर इनका रेशियो इक्वल होता है। हटा रहा हूं, ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है, जल्दी से देखिएगा, लिखते चलिए साथ के साथ, बहुत जरूरी है ये। चलिए, मैंने क्या बोला, इस बैटरी से एक करंट निकल रही है I, ठीक है। कुछ नंबरिंग कर लेते हैं, लेट इट बी A B C एंड D। जैसे ये करंट पॉइंट A पर पहुंचती है वैसे ही उसको दो रास्ते दिख जाते हैं, करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। दो पार्ट में डिवाइड, मैंने मान लिया यहां पर करंट कितनी है, I1 है, और यहां पर कितनी मान ली है, I2। I माइनस I1 भी मान सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर मान ली है I1, यहां पर मान ली है I2। अब मैं प्रूफ की बात कर रहा हूं, इन बैलेंसिंग कंडीशन करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में करंट नहीं है। तो मैंने क्या माना कि I1 करंट यहां से निकली, यहां पर तो करंट आएगी नहीं, क्योंकि क्या है कंडीशन, गैल्वेनोमीटर में करंट कितनी है, जीरो है। और अगर गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है तो मैंने यहां पर करंट नहीं दी है, तो ये इसको ओपन कर देते हैं, यहां से ओपन कर दिया, तो क्या जितनी करंट I1 यहां से आ रही तो सारी की सारी R3 में चली गई है, और ये रही कंडीशन हमारी, R3 में करंट आ गई I1। क्या सिमिलरली I2 यहां से चली थी तो यहां भी कितनी पहुंच गई है, I2। दिख गई है इतनी कहानी, हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया है। ये मैंने सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए हटाया था, वैसे तो ये प्रेजेंट है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अगर इतनी बात सीख गए हैं आप, तो मैं अब इसके बाद की कहानी बता रहा हूं। आपको एक लूप दिखाई दे रहा होगा, ABDA, ये लेफ्ट साइड वाला लूप दिख रहा है, तो हम बोलेंगे फॉर लूप
क्या नाम बोला, ए बी डी ए। इस लूप में आप केवीएल लगा सकते हैं। क्या केवीएल लगा, I1 R1, यहां पर करंट नहीं है तो छोड़ दिया इसको, डी से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आप अपोजिट जा रहे हैं करंट के, यानी कि माइनस का I2 R2 इक्वल्स टू 0। दिख गई थी कहानी। तो इसका मतलब क्या हुआ, I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2। दिख गई होगी इसी बात। तो मैं अगर R1 अपॉन R2 का रेशियो निकालूं, R1 अपॉन R2 का रेशियो निकालें तो वो कितना आ जाएगा, I2 अपॉन I1। लेट इट बी योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक और लूप मुझे दिख रहा है राइट साइड वाला, तो मैं नाम इसका रख दूं फॉर लूप। नाम आप बोल सकते हैं अपने मन में, BCDB, BCDB नाम चुन लिया। अब इस लूप के इक्वेशन लगाएंगे तो जल्दी देखना, एक लाइन और दिख सकती है, I1 R3, I1 R3 यहां पर हो जाएगा माइनस का I2 R4 इक्वल्स टू 0। देखिए इतनी कहानी, इक्वल्स टू 0 वाला टर्म इधर कर लिया तो I1 R3 इज इक्वल्स टू I2 R4। जरा यहां पर देखना, हमें कंडीशन आपको याद होगी, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 करना था। तो R3 और R4 का रेशियो निकालें अगर, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, जबरदस्ती लिख रहा हूं यहां पर, इधर देखिएगा, अगर R3 अपॉन R4 का रेशियो निकालेंगे, R3 अपॉन R4 के तो वो कितना आएगा, I2 अपॉन I1। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन पे नजर रखिए और सेकंड को ध्यान से देखिए, दोनों को देखिए, दोनों की RHS हमारी सेम है। अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम होगी। मैं लिख रहा हूं कंपेयरिंग 1 एंड 2, क्या बन गया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। सुन ली इतनी बात, यही तो हमारा प्रूफ था, यही तो हमें करना था कि R1 अपॉन R2 का रेशियो R3 अपॉन R4 के इक्वल होगा। ये तो बात बन गई, हमने रेशियो निकाल लिया, बैलेंसिंग कंडीशन होगी। तो R4 कहां निकली, अरे R4 भी तो निकल आई है, यहां से ट्रांसफर करिए तो R4 की वैल्यू क्या बनी, R4 की वैल्यू क्या बनी, R3 इंटू R2 अपॉन R1। इसमें से R1 R3 हमें पहले से पता थे, R1 R3 हमें पता थे, R2 एक वेरिएबल रजिस्टर था, इसको हम वेरी करते थे और इसकी वैल्यू भी हमें पता होती थी, यानी कि ये तीनों हमारे नोन हैं, ये अननोन था, अननोन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। लेकिन ये अननोन की वैल्यू हम फाइंड कब कर पाए, बैलेंसिंग कंडीशन में कर पाए। और बैलेंसिंग कंडीशन यानी कि नल डिफ्लेक्शन मेथड, सारी बातें लाइन से जुड़ जानी चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज किस काम में आता है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के काम में आता है। कैसे करता है, बैलेंसिंग कंडीशन में करता है। बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होती है। याद रहे एक एक बात, यही बात अगले एक्सपेरिमेंट में काम आएगी। और ये मेथड कौन सा है, नल डिफ्लेक्शन मेथड। सारी बातें जुड़ेंगी दिमाग में। अब एक छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का आता है पेपर में, अगर इस गैल्वेनोमीटर और इस सेल की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया जाए, पहले तो नोट कर चुके हैं आप, अगर इस गैल्वेनोमीटर और इस सेल की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा इस कंडीशन पर, तो क्या फर्क पड़ेगा इस कंडीशन पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन। तो हम नोट करके एक बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट करके, जरूरी बात है, पंच लाइन है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार पेपर में आया है। इफ पोजीशंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड, ऐसे हवा बातें नहीं हो रही हैं, आप करके देख सकते हैं। इफ पोजीशंस ऑफ गैल्वेनोमीटर and cell are interchanged, then there will be
नो चेंज इन दी बैलेंसिंग कंडीशन, दैट मीन्स R1 upon R2 will still remain equal R3 upon R4। चाहे जो मर्जी हो जाए, इनकी पोजीशंस इधर उधर कर दे। पोजीशंस इधर उधर करने का मतलब पता चला, पोजीशंस इधर उधर करने का मतलब यह है कि इस बार हमने सेल कहां लगा दिया है, यहां लगा दिया है, ये रही है की, और गैल्वेनोमीटर कहां लगा दिया है, यहां। ये मतलब हुआ पोजीशन चेंज करने का। ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अब गलत हो गया है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन अभी गलत हो गया है, मतलब बदल जाएगा जो भी होगा। ये इसको मैं हटा दूं, ये हो गई हमारी बैलेंसिंग कर, अगर इंटरचेंज कर दें तो एक नंबर का क्वेश्चन ये याद रखेंगे आप, कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, बहुत छोटी सी बात, क्या किरचॉफ लॉ हम लोग कैपेसिटर्स के केस में यूज कर सकते हैं? क्या किरचॉफ लॉज हम लोग कैपेसिटर्स के केस में यूज कर सकते हैं? यस और नो में बताइएगा कि यस कर सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप जब कमेंट करते हैं आंसर्स को तो इस तरीके से किया करिए कि उसके साथ टाइम लिख दिया करिए। जैसे हमने 3 क्वेश्चन बोले हैं, अब आपने आंसर देना शुरू किया तो कुछ लोग तो आंसर मेंशन कर देते हैं, आंसर नंबर मेंशन कर देते हैं, कुछ लोग वो भी मेंशन नहीं करते। तो एक अच्छा सा वे ये होता है, अब मुझे क्वेश्चन तो याद रहता नहीं है कि मैंने क्या क्वेश्चन दिया था, अब मुझे क्या प्रॉब्लम होती है उसको चेक करते टाइम पर कि मुझे सर्च करना पड़ता है पूरे वीडियो में कि मैंने क्वेश्चन कहाँ पर दिया था और क्या दिया था। तो एक बेटर काम आप कर सकते हैं, बस आप तो वीडियो देख ही रहे हैं, तो उसमें एक टाइम पर, जैसे कि 10 मिनट पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, तो आप बस वहां पर मेंशन करते हैं कि 10 मिनट पे क्वेश्चन है, तो मुझे सहूलियत ये हो जाती है कि मैं 10 मिनट पे जाके एटलीस्ट क्वेश्चन तो देख पाऊँ। अब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इस तरीके से मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ, पहले तो याद तो रहता नहीं मैंने क्या क्वेश्चन दिया है। तो इतना काम आप थोड़ा सा करिए, तो थोड़ा सा एक सेकेंड आपका ज़्यादा लगेगा बस ऐसा करने में, और मुझे बहुत सहूलियत हो जाएगी, मुझे क्वेश्चन ढूंढना नहीं पड़ेगा। या तो एक ही क्वेश्चन हो अगर वीडियो में तो ठीक है, कई बार 2-3 क्वेश्चन होते हैं तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे, ये भी सीख गए आप। अब एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। मन में दोहराइएगा, किस मेथड पे वर्क करता है? नल डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है। अच्छा, एक बात देखी आपने, देखी जरूर होगी कि बैलेंसिंग कंडीशन में इस सेल का कोई जिक्र नहीं हुआ, ना इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र हुआ, ना इसकी ईएमएफ का जिक्र हुआ। दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस मेजरमेंट में हम सेल चाहे कोई सा भी लगा लें, चाहे 3 वोल्ट का चाहे 9 वोल्ट का, हमारी मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या बन सकता है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा मेजरमेंट पर अगर इस सेल की वैल्यू को डबल कर दिया जाए। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मेजरमेंट ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस इफ द सेल ऑफ द सर्किट या ईएमएफ ऑफ द सेल इज डबल्ड? आप बोलेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोलेंगे? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें कहीं भी बैलेंसिंग कंडीशन में सेल का जिक्र नहीं मिला था। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहां से भी तैयार हो सकता है। ये एक बात सुनना, आपने नोटिस करी होगी, जो एक पैटर्न बता दूं आपको सीबीएसई का, पिछले कुछ सालों से पैटर्न चला आ रहा है, वो स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। आप जब किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो चारों तरफ आंखें खोल के पढ़ें, दिमाग खोल के पढ़ें, उसमें से चीजें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें। केवल उन्हीं वर्ड्स में लिमिटेड मत रहिए कि सर ने एक क्वेश्चन बता दिया कि इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज करने को स्वैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वैप करना भी बोलते हैं, आपने खूब सुना होगा ये वर्ड भी।
तो ये सब बातें रहनी चाहिए कि सर ने इंटरचेंज वाली एक कहानी बताई थी, एक नल डिफ्लेक्शन मेथड बताया था, दो ही बातें व्हीटस्टोन ब्रिज में बताई थी। अब तीसरी बात ये भी तो हो गई कि इस सेल को चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, आपके दिमाग में अपने आप स्ट्राइक करना चाहिए था। किसके दिमाग में किया, किसके दिमाग में नहीं किया मुझे नहीं पता है, लेकिन ये हैबिट बनाइए। इसीलिए कहते हैं कि की अरे आपसे बहुत छोटी सी बात पूछ दी गई है, फाइंड x if there is no current in गैल्वेनोमीटर। क्या बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है? अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है तो हमें क्या बताना है? x की वैल्यू बतानी है। बता देंगे, कैसे कर देंगे? अरे तो दिख रही है मुझे कि बैलेंस, ये गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज किस में है? बैलेंसिंग कंडीशन। तो हम एक लाइन लिख देंगे, एज देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर द व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन में हो गया है, तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होता है? इन दोनों का रेशियो इन दोनों के इक्वल होता है, यानी कि 2/6 इज इक्वल टू x/9। क्लियर है इतनी बात? x इज इक्वल टू 9/3 यानी कि 3 ओम। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 ओम। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। हटा दें, चलिए एक और कर लेते हैं। ये एक सर्किट दिया गया है, टेन ओम, 6 ओम, x और 9 ओम। क्वेश्चन वही है, फाइंड x इफ देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है तो x की वैल्यू फाइंड करिए। अब आप में से कुछ लोग ये सोचिए कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? कुछ लोग क्यों, सारे लोग सोचिए कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था? अरे एक एटलीस्ट हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए था? सेल लगा लेना चाहिए था। चलिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था? 4 रेजिस्टर्स का एक कॉम्बिनेशन था। उस कॉम्बिनेशन में जो 2 पॉइंट्स के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा था, बचे हुए 2 पॉइंट्स के बीच में एक बैटरी लगी थी। इन दो के बीच में देखिए बैटरी लग गई, सॉरी क्या लग गया? गैल्वेनोमीटर। और इन दो के बीच में क्या लग गया है? सेल लग गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया है। अब क्या कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, तो फिर से बैलेंसिंग कंडीशन, और बैलेंसिंग कंडीशन लगाइएगा और आंसर बताइएगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन हो गया होमवर्क का। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क का यहीं पर मैं अगर कर दूं, क्या कर दूं? दूसरा क्वेश्चन इसी का पार्ट हो गया है, इसी क्वेश्चन का पार्ट हो गया है। इफ पोजीशंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल
इज इंटरचेंज्ड, अरे मिला के लिखा है इंटरचेंज्ड, व्हाट विल बी दी, अरे तो आंसर लिखते, क्वेश्चन लिखते लिखते ही आपने आंसर बता दिया होगा, वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, सुन लिया। अब एक और थर्ड टाइप का क्वेश्चन यहां से, एक तो टाइप ये बन गया कि हमें क्या कर टेढ़ा मेढ़ा सर्किट दिया होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पहचानना होगा, अगर होगा तो हम फिर क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तीसरा टाइप का क्वेश्चन इससे बन जाता है कि हमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होती है। चलिए वो भी कर लेते हैं एक बार। वो हमने कैपेसिटर के केस में किया भी था, तो मुझे ऐसी उम्मीद है आप सबको आता भी होगा। जल्दी से देखिएगा, 1 2 3 4 5, ये एक सर्किट दिया गया है, ये सर्किट दिया गया है, पूछा गया है फाइंड आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने को कहा गया है आपसे। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जब आपसे कह दिया गया तो उसके बाद आप जरा ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 रेजिस्टर हैं, और जब 5 रेजिस्टर्स होते हैं, मैंने पहले ही बताया था 5 कैपेसिटर्स होते हैं, तो एक बार हम क्रॉस चेक जरूर मारते हैं, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है, और अगर हो सकता है नहीं हो सकता है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, डिजाइन व्हीटस्टोन ब्रिज की दिख रही है हमें, हम क्या करेंगे, रेशियो चेक करेंगे, क्या इनका रेशियो, अभी अननोन रेजिस्टेंस तो है नहीं कोई भी, मुझे फाइंड तो करनी नहीं है, इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो इनका रेशियो चेक करेगा, 2:4 3:6 1:2 1:2, रेशियो सेम है, रेशियो सेम है, तो ये क्या हुआ, दिस इज ए बैलेंस्ड सॉल्यूशन है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब है कि सेंटर वाली जो आर्म है, इस 10 ओम में कोई करंट नहीं होगी, इस 10 ओम की ब्रांच में कोई करंट नहीं होगी, क्योंकि यही तो कंडीशन थी कि बैलेंसिंग कंडीशन में अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाते तो वहां करंट नहीं आती थी, ऐसे यहाँ रजिस्टर लगाते तो यहाँ भी करंट नहीं आएगी। तो क्या कंडीशन बनेगी, देयर विल बी नो करंट इन 10 ओम, और 10 ओम में करंट नहीं है तो इसको यहां से हटा के फेंक दीजिए, हटा के फेंक दीजिए तो आपको सर्किट दिख रहा होगा, ये दोनों है सीरीज में, ये दोनों है सीरीज में, आपस में किसमें है, पैरेलल में। तो जरा देखना, नंबरिंग कर लें अगर आप, R1 R2 R3 R4, तो मैं क्या बोलूंगा, R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R1 एंड R3 आर इन सीरीज। राइटिंग बहुत खराब लिख रहा हूं क्योंकि मैं चिल्ला रहा हूं साथ में। अगर सीरीज में है तो R1,3 कितना बन गया है, 2 और 3 5 ओम, सीरीज में यही होता है। अब बात करेंगे कौन कौन बचे, R2 एंड R4, R2 एंड R4 आर इन सीरीज। सीरीज में अगर तो R24 की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 एंड 6 10 ओम, यही पता चल गई आपको, ये भी पता चल गई। तो अब मैं एक फाइनल लाइन बोल दूंगा, आपस में दोनों किसमें है, पैरेलल में, और ये दिख जाता है पैरेलल में है, खूब किया है हमने। तो लिख देंगे R1,3 एंड R2,4 आर इन पैरेलल। पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, जवाब दे सकते हैं आप में से कोई भी, क्या जवाब दे सकता है कोई भी आप में से, प्रोडक्ट अपॉन सम, क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन सम, वैल्यू प्रोडक्ट कर दीजिएगा, 50 डिवाइडेड बाई 15, काट लेंगे, 5 से कट जाएगा, 10/3 आ जाएगा, आपके लिए छोड़ देता हूं मैं।
एक होमवर्क और दूंगा, बस कहानी खत्म करूंगा व्हीटस्टोन ब्रिज की। कल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में आएगा ही आएगा। हटा दें इसका, नोट करते रहिए साथ साथ। एक होमवर्क का क्वेश्चन लिखिए, फाइंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। फाइंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। एक ट्विस्ट कर देता हूं इसमें, छोटा सा एक एडिशन और कर देता हूं। इसके साथ 10 वोल्ट के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस और लगा दी है 1 ओम की। थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज होते रहेंगे आपके। 10 वोल्ट और 1 ओम, ये क्या लगा है? इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी की। अगर मैं 1 ओम नहीं लगाऊंगा तो ये आइडियल बैटरी है, अभी नॉन आइडियल है। चलिए, आपका एक होमवर्क भी हो गया है, तो इतना काम आपको करना है, रिवाइज करते रहिए। कल का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, नाम अभी नहीं बताएंगे, कल ही बताएंगे। टिल देन, ऑल द बेस्ट।